हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद आप सभी को। जिस घड़ी का, जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, आखिर वो पल आ ही गया। कल रात में तकरीबन वही 12 साढ़े 12 बजे कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर पब्लिश हुआ। नोटिफिकेशन वहां से निकाल के मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी क्या किया, फटाफट सेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब इस नोटिफिकेशन को जानने की जरूरत है, क्या कहीं कुछ बदलाव हुए हैं? अगर बदलाव हुए हैं तो वो कौन से बदलाव हैं? जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए? एज में रिलैक्सेशन कैसे मिलता है? एक्स सर्विसमैन को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा? इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है? सैलरी क्या है? इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? कब से कब तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा? तो ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, ये आपकी इस नोटिफिकेशन का डिटेल्ड वीडियो है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना देखो मुझसे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा वीडियो ना देखो, किसी और का जाके देख लो, फर्क नहीं पड़ता, बट पूरा नोटिफिकेशन एक बार सही तरीके से पढ़ लेना। तो जो आप जगह जगह भटकते रहते हो ना कि सर ये चीज कैसे होगी, सर वो लगेगा कि नहीं लगेगा, सर वो लगेगा कि नहीं लगेगा, हर आयोग जब भी अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो वो नोटिफिकेशन में सारी बातें वन बाय वन मेंशन करके देता है। तो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को हमारा आप डिस्कस करने वाले हैं। आइए मेरे साथ, आप देख सकते हो आरआरबी फेज 13 है आपका, और इसका आपका नोटिफिकेशन जो है वो ओपन है। सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की है। आप देख सकते हो फॉर्म फिल करने की जो ऑनलाइन डेट इन्होंने बता रखी है, वो डेट है दोस्तों आपकी 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। जुलाई 2024 में आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगा, जो पीईटी टेस्ट होता है, और इसके कॉल लेटर आएंगे। सॉरी, एग्जाम जो है वो आपका 22/7/2024 से 27/7/2024 के बीच होगा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग का। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम जो प्रिलिमिनरी है, प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर आएगा वो जुलाई या अगस्त में देखने को मिलेगा, जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, और अगस्त के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट वीक तक एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। मेंस एग्जाम का कॉल लेटर सितंबर में डाउनलोड होगा। मेंस एग्जाम आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। मेंस जो सिंगल है, जैसे ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, इनका जो आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो अक्टूबर में होगा। इंटरव्यू कॉल लेटर ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, और इंटरव्यू आपका नवंबर 2024 में होगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है दोस्तों कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो, कब आपका एग्जाम होगा। एग्जैक्टली डेट तो नहीं बताया है, लेकिन अगस्त 22 सितंबर का मतलब यही है कि या तो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। आगे चलते हैं दोस्तों, जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है सारी पोस्ट का, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 हो, 2 हो या 3 हो, या फिर आपका ऑफिस असिस्टेंट हो, यह आपका जनवरी 2025 तक होगा। इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए, कौन कौन सी बैंक अब की बार पार्टिसिपेट कर रही हैं इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो आइए वन बाय वन एक एक बात को जानते हैं। ये तो इन्होंने क्या किया है, पूरा इंडेक्स दे रखा है। चलिए आइए दोस्तों, ये इन्होंने आपको बता रखा है कि कैसे इनका क्या एग्जाम पैटर्न है, तो उसमें मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। प्री होगा, प्री अगर क्वालिफाई कर ले जाओगे तो मेंस होगा, मेंस अगर क्वालिफाई कर ले जाओगे तो अगर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है तो सीधे नौकरी पाओगे। अगर ऑफिसर स्किल 1 या 2 या 3 में हो तो आपको वहां पे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और अगली बात देखते हैं कि अगली बात कौन सी। सबसे अच्छी चीज पता क्या है? सबसे अच्छी चीज है आपकी बार की वैकेंसीज। यार वैकेंसीज नो डाउट अच्छी आई हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको भी पता है क्योंकि ये आपका ग्रामीण बैंक है, स्टेट वाइज होता है, अलग अलग आरआरबी के जोन बने हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ये सारे के सारे आपके कौन से ऑफिस हैं? ये आपके तेलंगाना स्टेट के हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखो आर्यावर्त बैंक है, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ही बड़ौदा यूपी बैंक भी है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू। इसके बाद आप चलो हिमाचल, झारखंड,
तो ये बता रहे हैं कि किस स्टेट में कौन कौन सी बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। यूपी का प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और अब मैं आपको बता देता हूं इसी पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकल लैंग्वेज का। लोकल लैंग्वेज अगर आप तेलंगाना से हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, तेलुगु ही मान्य होगी। जब आपका एलपीपी मतलब जान रहे हो ना, लैंग्वेज एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब एलपीटी टेस्ट होगा तो आपसे तेलुगु लिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बोलने के लिए कहा जाएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तब भी आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर आप अरुणाचल से हो इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप यूपी से हो हिंदी आनी चाहिए। अगर आप असम से हो असमी, बंगाली या बोडो कोई भी एक आनी चाहिए। नहीं सॉरी, कॉमा लगा हुआ है, तीनों आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल से हो बंगाली आनी चाहिए। गुजरात हो गुजराती आनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो हिंदी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंदी भी चल जाएगा, उर्दू संस्कृत कोई भी एक आनी चाहिए, चल जाएगा। आंध्र प्रदेश तेलुगु आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हिंदी, बिहार हिंदी। जम्मू कश्मीर से अगर बिलोंग कर रहे हो तो डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, पठारी, इसमें से कोई भी एक आनी चाहिए। इस तरीके से किस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी बैंक आपकी पार्टिसिपेट कर रही है और किस पर्टिकुलर स्टेट का कौन सा रीजनल लैंग्वेज है वो इन्होंने बाकायदा यहां दे रखा है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अपने स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता है आप एक भारतीय होने चाहिए अगर मैं नेशनलिटी की बात करूं, या फिर आप नेपाल से हैं, या फिर आप भूटान से हैं, या फिर अगर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो इंडिया आए हैं 1 जनवरी 1962 के पहले से, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेशनलिटी की बात अगर आगे चले, उम्र दोस्तों बहुत मायने रखती है। 1/6/2024 को, इसको देख लो, इसको 1/6/2024 को आपकी जो उम्र है दोस्तों वो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये मैक्सिमम 18 से 30 हो सकती है। यानी कि आप 1 जून 2024 को 18 वर्ष के हो चुके हो, या फिर अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 1 जून 2024 को आप 28 वर्ष से ज्यादा ना हुए हो। तो एज जो है वो आप बच्चे पूछते हैं सर किस डेट से कैलकुलेट करना है, ये डेट आपके सामने है। इस तारीख को आपकी जो उम्र है वो 18 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। पीओ पोस्ट के लिए 18 से कम ना हो, 30 से ज्यादा ना हो। इसके अलावा यहां पे इन्होंने एक बात बता दी है साफ साफ सिंपल, अगर आपका जन्म 2/6/1996 से पहले हुआ है या फिर 1/6/2006 के बाद हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका जन्म 3/6/1994 के पहले हुआ है या आपका जन्म 31/5/2006 के बाद हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर आप आगे चलो, ऑफिसर स्केल सेकंड जो मैनेजर की पोस्ट होती है इसके लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32 है। ये दोस्तों आपका कह रहा है आपका जन्म 3/6/1992 के पहले ना हुआ हो, 31/5/2003 के बाद ना हुआ हो। और अगर आप स्केल थर्ड के लिए जा रहे हो सीनियर मैनेजर के लिए तो आपकी उम्र सीमा 21 से 40 है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा आपका जन्म 3/6/1984 से पहले ना हुआ हो और 31/5/2003 के बाद ना हुआ हो। ठीक, अब आते हैं बात किसकी दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब वाले हैं SC ST आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जितने भी अगर बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर वो भी NCL वाली कैटेगरी वाले आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, किसी का आंख खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, तो अगर आप डिसेबिलिटी के थ्रू आते हो तो डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत आपको 10 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स या फिर अलग किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर होके आए हैं, उनके पास अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो, आपको कितने के लिए ऑफिस असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है, क्लर्क वाली जो पोस्ट है, इसके लिए कितने का वो दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। देखो लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस rendered in the defense forces
प्लस 3 इयर्स। भाई साहब जितना आपने डिफेंस फोर्सेज में काम किया है वो प्लस 3 इयर्स, यानी कि आप कह सकते हो 8 इयर्स फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन। जो डिसेबल्ड है उनके लिए 8 साल है, बाकी आपने जितना सर्विस दिया है उसमें 3 साल बढ़ा लेना। और यहां देखो, और वो भी मैक्सिमम एज लिमिट कब तक, 50 साल तक। इसके बाद यहां इन्होंने एक बात और बता रखा है, इस बात को भी पढ़ो। कह रहा है इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमिश्नर ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ या फिर एसएससीओ, ये आर्मी की पोस्ट है, हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 इयर्स मिलिट्री सर्विस, जिन्होंने कम से कम 5 साल मिलिट्री में इन पोस्ट पर सर्विस की है, एंड हैव बीन रिलीज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, और उनका जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट करके उन्होंने क्या किया है, रिलीज किए गए हैं, इंक्लूडिंग दोज whose assignment is due to be completed within the next 1 year from the last date for receipt of application। साथ ही साथ वो लोग जिनका असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 साल के लिए ड्यू है, 1 साल में वो आगे हो सकता है, अदर देन बाई वे ऑफ dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or an account of physical disability attributed to military service or an invalid सब्जेक्ट टू सीलिंग फॉर गवर्नमेंट। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है जितने भी लोग जो मिलिट्री में इन पोस्ट पे रहे हों और कम से कम 5 साल नौकरी किए हों, उनका अगर कोई काम ड्यू है या अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो इनको उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 साल का रिलैक्सेशन है। जितने भी दोस्तों विधवा या तलाकशुदा औरतें हैं जो लीगली अपने हस्बैंड से क्या हुई हैं, अलग हुई हैं, और इनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, who have not remarried, इनको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 35 साल तक, किसके लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल तक जो ओबीसी कैटेगरी से हैं और 40 साल तक जो एससी एसटी से है वो अप्लाई कर सकती हैं। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, 1984 में जो आपका कह सकते हो रेट्स हुआ था, उसमें अगर कोई अफेक्टेड हुआ है तो उसको 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये दोस्तों बात थी उम्र में कितनी छूट आपको मिलेगी, एज के रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो आपको बता ही चुका हूं, पर्सन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, OR VR, ये अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है, लो विजन में आना चाहिए, हेयरिंग इंपेयर्ड में आना चाहिए, तो मतलब ये अलग अलग इन्होंने केसेस बता रखे हैं। आगे चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, और अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सब जानते हो क्या, आपने कहा सर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो ग्रेजुएशन आपका किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे एमए किया हो, एमए नहीं, चाहे बीकॉम किया हो, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और किसी भी कैटेगरी में आपने किया हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इजीली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। परसेंटेज मैंने नहीं रखता कि सर 60% होने जरूरी है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, परसेंटेज वगैरह आपको यहां पे मैंने नहीं रखता। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन कौन आना चाहिए ये भी इन्होंने बता रखा है। और अच्छा एक क्वेश्चन होता है लोगों का, क्वेश्चन ये होता है कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, ये बहुत लोग पूछते हैं। ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, ये काफी लोग क्वेश्चन पूछा करते हैं सर कब का बना होना चाहिए। देखो सही मायने में सही कायदा कानून ये कहता है कि आज अगर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के पहले की डेट का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत केसेस में मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर बाद में भी बना है तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का बनता है तो उस बेसिस पे वो भी मान्य हो जाता है, लेकिन अगर पहले का बना है देन टू गुड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल जो है यहां पे आपका सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिजायरेबल है, इसका मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फलाना सर्टिफिकेट होगा तभी फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे, ओ लेवल किया है तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, CCC किया है तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम एज ऑफिसर स्किल 1 के लिए जाओगे, बैचलर डिग्री यहां पे भी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी लोकल लैंग्वेज है जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जब आप आते हो ऑफिसर स्किल 2nd और 3rd के लिए तो यहाँ पे आपका सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पे भी वही सारी चीजें इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग
इन कैटेगरीज में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सेम चीज ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए भी जाओगे, लेकिन यहां ये एक नॉर्मल कैंडिडेट की पोस्ट नहीं है। ऑफिसर स्किल सेकंड वही भर सकता है जिसको 2 साल का अनुभव हो गया हो ऑफिसर के तौर पे, किसमें, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। यहां पे केवल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं रिलेवेंट फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे आपकी अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे आईटी पोस्ट होती है, सीए की पोस्ट होती है, लॉ की पोस्ट होती है। तो आईटी वाले हो तो पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, एएसपी, इन सब का सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और कितने नंबर लाना है, 50% नंबर तो होने ही चाहिए। ऐसे सीए की पोस्ट, लॉ की पोस्ट, अलग अलग सबका इन्होंने एक्सपीरियंस भी कितना चाहिए वो भी बता रखा है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली किसकी, ये ऑफिसर स्किल थर्ड की पोस्ट है। आपको इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए और प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एनिमल, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इनमें क्या कर रखा होगा, ग्रेजुएशन कर रखा होगा। और मिनिमम 5 साल का अनुभव चाहिए किसी बैंक में एज अ ऑफिसर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। आगे चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, ये बात थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया, एक बात इन्होंने और बता रखा है, जैसे यहां पे देखो इन्होंने बता रखा था फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड। जैसे अगर आपके पास 59.99% है तो ये आपका 60% से कम ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आयोग इसको 60 मान लेगा। ऐसे ही अगर आपका सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए का भी सेम सिस्टम है, कहने का मतलब ये है 60 कहेंगे तो 60 ही आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपकी लोकल भाषा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोकल लैंग्वेज में फेल हो जाते हो, एलपीटी टेस्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपका प्री मेंस में कितना नंबर है फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगा, उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। सिविल स्कोर आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। और लिखा हुआ है दोस्त कैंडिडेट whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated and produce the NOCs from lender। और इफेक्ट कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। और मिनिमम स्कोर जो होता है सिविल का, जो ऐसे 700 के आसपास जो है वो गुड स्कोर माना जाता है, उतना तो होना ही चाहिए। अलॉटेड आर ऑलवेज रिजर्व द राइट टू डिसअलो द कैंडिडेट हु डज नॉट मीट द क्रेडिट हिस्ट्री। भाई साहब अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार है तो आपको डिसअलाउ किया जा सकता है, ये बात इन्होंने साफ साफ बता रखा है। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करेंगे, ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपए उन लोगों के लिए जो SC, ST, PWD वाले हैं, 850 उन लोगों के लिए जो आपके अदर हैं जैसे जनरल, OBC, EWS, इन लोगों के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम है 175 और 850। फॉर्म दोस्तों पूरी तरीके से आपका ऑनलाइन फिल होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप जा रहे हो, प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, 40 रीजनिंग के मिलेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन, 80 मिनट, 45 मिनट का कंपोजिट टाइम दिया जाएगा। सेम एज ऑफिसर स्किल 1 के लिए जा रहे हो, 40 क्वेश्चन पीओ में मैथ के, 40 रीजनिंग के, 80 क्वेश्चन, 40 रीजनिंग में, 40 मैथ में, 80 नंबर हो जाएंगे। यहां भी आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। आगे चलिए मेंस एग्जाम की बात करोगे, अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप जा रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोस्तों ऑप्शनल होता है, या तो इंग्लिश लेना होगा या तो हिंदी लेना होगा। 40-40 क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट के आते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 200। जो आपकी रीजनिंग है वो टोटल 50 नंबर की होगी। कंप्यूटर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, 20 नंबर की कंप्यूटर, जीए 40 नंबर की, इंग्लिश 40 नंबर की, हिंदी 40 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50। जो चीज आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख रहे हो सेम यही चीज आपको ऑफिस स्किल 1 में भी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन और पर क्वेश्चन जो मार्किंग है वो दोनों जगह क्या है, वो दोनों जगह दोस्तों सेम है, दोनों जगह सेम है। चाहे यहां की बात कर लो चाहे ऊपर की बात कर लो, मतलब ऑफिसर स्किल 1 की बात कर लो और चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लो। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे। एग्जाम अगर आपका पूरा ऑनलाइन होगा, वैलिड आपके पास आईडी होनी चाहिए, फोटो आईडी भी होनी चाहिए और एड्रेस आईडी भी होनी चाहिए, आधार, पैन, ये सब चीजें अगर आपके पास है देन आपका काम बन जाएगा।
अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, और वो मेन मुद्दा ये है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी हैं। अच्छा, टेस्ट का मोड क्या होगा ये चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये आपका इन्होंने ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए बता रखा है। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए अगर जा रहे हो 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 कंप्यूटर, 40 फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 इंग्लिश, 40 हिंदी और क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन के 40, सारे 200 क्वेश्चन है। सेम वैसे ही यहाँ भी पैटर्न है, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपको ऑफिसर स्किल सेकंड में स्पेशलिस्ट कैडर का है, ये भी आप देख सकते हो। ये ऑफिसर स्किल थर्ड का है आपका, सेम एज बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपका नॉर्मल होता था, खाली बदला क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाएंगे ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के कंपेरिजन में। आगे चलिए, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, भाई साहब वो तो होगा ही होगा। इन्होंने बता रखा है कि पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स आपको लगानी पड़ेगी। प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे 1/4 की आपकी पेनाल्टी लगनी है। ऐसा मत सोचिएगा कि पेनाल्टी नहीं लगेगी। कट ऑफ स्कोर दोस्तों आपको पता होगा 2 तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मेजर होता है, एक सेक्शनल कट ऑफ, एक ओवरऑल कट ऑफ, और आपको दोनों की दोनों कट ऑफ क्या करनी पड़ेंगी, क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको निकाल, सॉरी मैथ और रीजनिंग का मैंने शायद इंग्लिश बोल दिया क्या, सॉरी, मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। सेक्शनल के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्रैक करनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये नहीं समझ पाते कि सर ये सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सेक्शनल कट ऑफ होती है दोस्तों, जैसे मान लो 50 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर की कट ऑफ बना दी गई कि कोई बच्चा जो मिनिमम 20 नंबर लाएगा, मतलब ऐसा मानो कि ये कहा गया कि पास होने के लिए तो मिनिमम 20 नंबर लाने ही लाने हैं, बाकी आप जितना ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो। तो अब जितने ऐसे लोग हैं जो 20 के बजाय 19, 18, 19.5 ऐसे नंबर ले आएंगे, उनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। अब जो 19 के ऊपर या 20 के ऊपर जो आपने सेक्शनल कट ऑफ बनाई है, उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट आएंगे उन सबका डेटा निकाला जाएगा, वैकेंसीज कितनी है उस हिसाब से उनकी प्रॉपर कट ऑफ बनेगी। आगे चलते हैं, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं वैकेंसीज की, क्योंकि मेन मुद्दा वही है कि वैकेंसीज कितनी है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें, गो टू इंडेक्स, हाँ चलो भाई, वैकेंसीज की बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट वाइज आपको कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। क्रेडिट हिस्ट्री हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कट ऑफ स्कोर हो ही चुका था। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर आप बात करोगे, चलिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो तकरीबन हर स्टेट में बने हुए हैं। ये खाली ऐसे ही बना दिए हैं क्या? चलो आओ देख लेता हूं पैरा कहां है, वैकेंसीज वाला डेटा देख लेता हूं। ये है पेज नंबर 43 से 52 पे। आ जाओ जी पेज नंबर 43 पे, 43, चलो ये लो कॉल लेटर्स, ये आ गया भाई साहब वैकेंसी का डेटा। देखो अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो बेसिकली मैं यहां पे जाऊंगा, ध्यान से सुनना। आपको भी पता है 8500 प्लस वैकेंसीज हैं, बट अपने अपने स्टेट में किसके स्टेट में पर्टिकुलर कितने वैकेंसीज हैं ये आप देख लो। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में टोटल दोस्तों 150 वैकेंसी, 150 आंध्र प्रदेश की बात करेंगे 150 वैकेंसी। अरुणाचल की बात करेंगे, अरुणाचल में वैकेंसीज हैं 15। इसके बाद असम की बात करेंगे 224 वैकेंसी हैं। इसके बाद बिहार की बात करेंगे 234 वैकेंसी हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 308 वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों 150 वैकेंसी है। इसके बाद हरियाणा की बात करेंगे 182 वैकेंसी है। हिमाचल की बात करेंगे 99 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे 45 वैकेंसी है। और आगे चलिए, इसके बाद दोस्तों झारखंड की बात करेंगे 214 वैकेंसी है। कर्नाटका में 100 और 100 200 वैकेंसी है। केरला में 100 वैकेंसी है।
मध्य प्रदेश में 300, 300, 657 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में अब की बार वैकेंसीज कम है और आप देखो 99 और 73, आपने कहा सर 99, 172 वैकेंसीज हैं। मणिपुर में 10 वैकेंसी हैं। इसके बाद मेघालय में 33 वैकेंसी हैं, मिजोरम में 30 वैकेंसी हैं और आगे चलो। इसके बाद नागालैंड में 4 वैकेंसी है, उड़ीसा में 150 और 95 ऐड कर लो, आपने कहा सर 245 वैकेंसी है। पुडुचेरी 15 वैकेंसी है, पंजाब में 348 वैकेंसी है, राजस्थान में 450 वैकेंसी है, तमिलनाडु 377 वैकेंसी है, तेलंगाना में आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज अब की बार आई हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम गया था यहां से, 285 135 को जोड़ लोगे 3 1 4 1, भाई साहब ये तो तकरीबन पता कितनी 2 1 3 400 समथिंग वैकेंसी है। त्रिपुरा में आपकी 60 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 320 और 218, ये हो जाएंगी 538 वैकेंसी है। कितनी? 538। उत्तराखंड 150, इसके बाद वेस्ट बंगाल 138 और 17, 155 वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, एनआर का मतलब है कि उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, जब वो रिपोर्ट करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो ऑफिसर स्केल की आप वैकेंसीज देख लो, ऑफिस असिस्टेंट की तो आपने देख ही ली। अब नंबर आता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट का। यहां देखो आंध्रा में वैकेंसी है दोस्तों 250 और 50 300, अरुणाचल में 4 वैकेंसी है, असम में 107 वैकेंसी है, बिहार में 130 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 115 वैकेंसी है, गुजरात में आपकी 70 वैकेंसी है। हरियाणा की अगर आप बात करो तो हरियाणा में 84 वैकेंसी है, हिमाचल 50 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर 15 वैकेंसी है, झारखंड 40 वैकेंसी है, कर्नाटका में 386 वैकेंसी है, केरला में 195, मध्य प्रदेश में 271 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 75 49 जोड़ना 7 4 11 1 12 124 24 के आसपास वैकेंसी है। मणिपुर में कोई वैकेंसी नहीं है ऑफिसर स्किल 1 में। आगे चलिए, मेघालय में 17 वैकेंसी है, नागालैंड में 15 है, उड़ीसा में 1 है, नहीं, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 175 वैकेंसीज हैं, पुडुचेरी 10 वैकेंसी है, पंजाब 207, राजस्थान में आपकी 200 वैकेंसी अभी रिपोर्ट की गई है, तमिलनाडु 110, तेलंगाना 150 और 75 225, त्रिपुरा में आप देखो 25, इसके अलावा उत्तर प्रदेश देखो 140 और 182 ऐड करोगे 282 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 82, वेस्ट बंगाल में 220 और 39 यानी कि 259। एनआर का मतलब है दोस्तों नॉट रिपोर्टेड, इसका मतलब ये ऐसी बैंक है जिन्होंने अभी तक अपनी जो वैकेंसीज है वो रिलेटेड आरआरबी को रिपोर्ट नहीं की है। सिंपल सा इतना मतलब है। अब मैं आपको इंडिविजुअल ओवरऑल अगर बता दूं तो ओवरऑल हो सकता है आप में से काफी लोग जानना चाहते हो कि ओवरऑल कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो आइए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं। अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 की जो टोटल वैकेंसीज आई हैं दोस्तों वो आई हैं 3499 और ऑफिस असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 5585 वैकेंसीज हैं, 5585 वैकेंसीज हैं। ये आपका टोटल वैकेंसीज का डेटा है और नो डाउट प्रीवियस ईयर का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, और ख्याल क्या रखिए भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब अगर नोटिफिकेशन आ गया है और अभी तक अगर सो रहे थे तो अब जग जाओ, क्योंकि अगर अभी भी ना जगे तो सारा का सारा मामला जो है वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उठिए, जगिए, पढ़िए और केवल पढ़िए ही नहीं बेहतर तरीके से पढ़िए। आपके आरआरबी के लिए शानदार तरीके से प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको पता है मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगातार इस यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रही हैं, क्लासेस लाइव करिए। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन पे बैंक महापैक लाइव चल रहा है केवल 999 रुपए में। अगर आप सिस्टमैटिक वे में चाहते हो कि सारे एग्जाम की तैयारी एक बार ही हो जाए, बढ़िया तरीके से प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाए, साथ में स्पीड टेस्ट भी मिल जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करने की जरूरत है? जरूरत है आपको सिर्फ
क्लास करने की। 999 का वो बैच है, आके एप्लीकेशन पे ज्वाइन करिए हमारे साथ और बेहतरीन तरीके से क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, बेहतरीन क्लासेस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद आप सभी को।